हेलो स्टूडेंट्स, मैं पप्पू खान। हम अब तक आवर्त बीजियों में लैंगिक जन्म के बारे में बात कर रहे थे। लैंगिक जन्म की शुरुआत कर चुके थे। अब हम आवर्त बीजियों में लैंगिक जन्म को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसकी आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन जो होता है उसके लिए विशेष संरचना पाई जाती है, अंग पाए जाते हैं जिसे पुष्प कहते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पुष्प जो होता है वो तने का रूपांतरण होता है। जब किसी पादप के अंदर कायिक वृद्धि समाप्त हो जाती है और जननिक वृद्धि शुरू होती है तो उस दौरान जो तना होता है वो पुष्प में रूपांतरित हो जाता है। पुष्प के बारे में हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि जो पुष्प होता है उसकी संरचना के दो भाग होते हैं। एक तो सहायक भाग होता है, सहायक चक्र होते हैं। दूसरा मुख्य चक्र होता है, मुख्य भाग होता है। सहायक चक्र के अंदर हमने बताया था आपको कि तीन संरचनाएं पाई जाती हैं। एक तो अनुबाह्य दल पुंज होता है, एक बाह्य दल पुंज होता है और एक दल पुंज होता है। मुख्य चक्र के अंदर हमने दो संरचनाएं बताई थी आपको। कुमंग एक नंबर 1 तो कुमंग होता है और दूसरा जायक होता है। यहाँ पर जो सहायक जनन चक्र है वो डायरेक्टली लैंगिक जन्म भाग नहीं लेता, केवल परागण क्रिया में भाग लेता है या परागण माध्यम को आकर्षित करने का कार्य करता है। जबकि जो मुख्य चक्र होता है, मुख्य चक्र में दो पार्ट पाए जाते हैं। एक तो उमंग होता है जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। उमंग नर जनांग की तरह कार्य करता है, जबकि जो जायन होता है दूसरा होता है जायन। जायन को गाइनोसियम कहते हैं और गाइनोसियम जो होता है मादा जनांग की तरह कार्य करता है। इन दोनों जननांग भागों में नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ये मादा युग्मक निषेचन क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। तो देखते हैं हम इसको विस्तृत रूप से। आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन, आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। हमने ये बताया आपको कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें लैंगिक जननांग के रूप में पुष्प कार्य करता है। क्या कार्य करता है? पुष्प, जिसे क्या कहते हैं? फ्लावर। फ्लावर क्या है? एक रूपांतरित प्रवाह है, यानी कि हम कह सकते हैं मोडिफाइड स्टेम। इसका जो निर्माण होता है जननिक वृद्धि के दौरान होता है, जननी की वृद्धि के दौरान होता है। ये लैंगिक जननांग की तरह कार्य करता है। की तरह कार्य करता है। इसमें नर एवं मादा जननांग उपस्थित होते हैं जिन्हें क्रम से उमंग, मादा जनांग को जायन, उमंग को बोलते हैं एंड्रोसियम, जबकि जायन को बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम। तो ये जो हमारे पास नर एवं मादा जनांग होते हैं, नर एवं मादा जनांग, इनके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होता है। जो ये युग्मक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नर युग्मक लघु बीजाणु, नर युग्मक लघु बीजाणु कहलाते हैं, जबकि मादा युग्मक दीर्घ बीजाणु। लघु बीजाणु
निषेचन से पूर्व नर युग्मोद्भिद में बदलते हैं, जबकि दीर्घ बीजाणु जो होता है जिसे हम कहते हैं बीजांड, ये आगे चलकर मादा युग्मोद्भिद में कन्वर्ट होता है, बदलता है। तो हमने अभी बताया आपको कि जो पुष्प होता है वो आवर्तबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जननांग की तरह कार्य करता है। एक रूपांतरित प्ररोह है, ये जननी की वृद्धि के दौरान इसका निर्माण होता है। इसमें नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। नर जननांग को पुंमंग कहा जाता है, जबकि मादा जननांग को जायांग कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको इस चित्र में बताया था, उसकी जो संरचना है उसको बताया था पिछले वीडियो के अंदर। तो पुष्प होता है, उसकी संरचना इस प्रकार होती है। इस प्रकार पुष्प की संरचना होती है। यहाँ पर सबसे बाहरी पत्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अनुवायी दल पुंज कहते हैं। उसके अंदर बाह्य दल पुंज होते हैं, उसके अंदर दल पुंज होते हैं, और सबसे जस्ट उसके अंदर वाला पार्ट होता है वो कहलाता है पुंमंग कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं हम ये हमारे पास एक प्रारूपिक पुष्प है। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के बारे में बताता है। ये क्या है, पुष्पवृंत, ये पुष्पासन, ये अंडाशय, नेक्स्ट बीजांड। यहाँ पर ये छोटी पत्ती रूपी संरचना पाई जाती है, चक्र पाया जाता है पत्ती रूपी संरचना का, इसे कहते हैं अनुबाह्य दल। और मिलकर क्या बनाते हैं, अनुबाह्य दल पुंज। नेक्स्ट इसके जस्ट अंदर हो जो है बाह्य दल पुंज कहलाता है, बाह्य दल पुंज। इसके अंदर दल पुंज, जस्ट नीचे इसके अंदर वाला पार्ट पुंमंग, जो जिसकी एक इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर। सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है अंडक। इस अंडक के ये जो लंबी संरचना पाई जाती है इसे कहते हैं हम वार्तिका। वार्तिका का ऊपरी सिरा थोड़ा फूला हुआ होता है, जिसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, तो इस प्रकार ये वर्तिकाग्र कुछ पौधों के अंदर खोखली हो सकती है, कुछ में ये ठोस हो सकती है। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना इस प्रकार होती है। इसके अंदर हमने आपको बताया था, तो पुष्प जो होता है उसमें दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, दो। पहला जो चक्र है वो कहलाता है सहायक चक्र, सहायक चक्र, और दूसरा चक्र जो कहलाता है वो कहलाता है मुख्य चक्र। ठीक है, मुख्य चक्र। सहायक चक्र के अंदर हमारे पास तीन संरचनाएं पाई जा रही थी, अनुबाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, और नेक्स्ट तीसरी जो संरचना थी वो दल पुंज। इस प्रकार मुख्य चक्र के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है पुंमंग और दूसरा होता है जायांग। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फ्लावर होता है उसके दो चक्र होते हैं उसमें, उसकी संरचना के अंदर, एक तो सहायक चक्र और दूसरा मुख्य चक्र।
सहायक चक्र के अंदर अनुबाह्य दल पुंज सबसे बाहर, बाह्य दल पुंज अनुबाह्य दल पुंज के जस्ट नीचे, दल पुंज बाह्य दल पुंज के जस्ट नीचे। मुख्य चक्र के अंदर दो संरचना पाई जाती है, पुंगम और जाया। ये लैंगिक जन्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचना है। लैंगिक दृष्टि से, लैंगिक दृष्टि से कैसी है ये महत्वपूर्ण संरचना है? कौन सी? पुंगम और जाया। हमने आपको इतना बताया था कि जो पुंगम और जाया होता है उसमें हम बात कर रहे थे पुंगम के बारे में। पुंगम के बारे में बात करें तो पुंगम जो है वो एक या एक से अधिक इकाइयों से निर्मित होता है। पुंगम एंड्रोसियम एक या एक से अधिक इकाइयों से निर्मित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। जिन्हें क्या कहते हैं हम? पुंकेसर बोलते हैं, स्टेमन। ठीक, ये जो स्टेमन है इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है, इस प्रकार संरचना होती है। ये जो पुंकेसर है इसके 3 पार्ट होते हैं। ये तंतु कहलाता है, ये योजी कहलाता है और ये परागकोश। परागकोश, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। यहां तक हम बात कर चुके थे। एंथर जो होता है ये इंपॉर्टेंट संरचना होती है। एंथर, परागकोश। परागकोश की अगर बात करें, परागकोश 2 पालियों से निर्मित होता है। जनरली कितनी पालियों से निर्मित होता है? 2 पालियों से निर्मित होता है, 2 लॉब्स। और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ, 2 चैम्बर होते हैं। ये जो कोष्ठ होते हैं ये कहलाते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या कहलाएंगे ये? माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। तो दोस्तों आज हम लघु बीजाणुधानी के बारे में डिस्कस करेंगे। लघु बीजाणुधानी परागकोश है। प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। लघु बीजाणुधानी होती है जिसमें किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का। लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये जो लघु बीजाणु होते हैं ये क्या होते हैं? परागकण। परागकण। लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का। और वो लघु बीजाणु क्या कहलाते हैं? परागकण। परागकण आगे विकसित होकर क्या बनाते हैं? नर युग्मोद्भिद। नर युग्मोद्भिद क्या बनाता है? नर युग्मोद्भिद। ठीक है, तो हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम जो परागकोश है उसकी संरचना उसका डिस्कस करेंगे। माना ये परागकोश है, ये परागकोश है। ठीक, ये यहां पर क्या है? पालियां। ये जो हमारे पास है संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी होती है दोनों पालियां। अगर हम इसका अनुप्रस्थ काट काटें, कौन सा काट काटें? अनुप्रस्थ काट
ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस काटें तो हमें ये इस प्रकार दिखाई देगा। इस प्रकार दिखाई देगा ये। यहाँ इसका अगर अंतस्थ काट देखा जाए तो ये जो परागकोश है ये हमने कहा था पालिया, ये हमने कहा था पालिया, और इसको अगर अंतस्थ काट करते हैं तो प्रत्येक पाली कितने कोष्ठों में बटी होती है? 2 कोष्ठों में। तो इस प्रकार कितने कोष्ठ हो गए? 4 कोष्ठ। तो हम ये कह सकते हैं कि परागकोश जो होता है, परागकोश में 4 कोष्ठ या लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है? 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। 4 कोष्ठ या 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में और आगे चलेंगे इसके अंदर कि जो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी का विकास एवं संरचना, या हम कह सकते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना एवं विकास। ठीक, ये देखते हैं आगे चलकर। लघु बीजाणुधानी का विकास एवं संरचना। देखो दोस्तों, लघु बीजाणुधानी जो होती है वो परागकोश के अंदर पाई जाती है। शुरुआत में परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकोश, शुरुआत में जो परागकोश होता है जो कि 2 पालियों से निर्मित था। किससे निर्मित है? 2 पालियों से निर्मित है। प्रत्येक पाली किसमें कितने प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कितने कोष्ठ पाए जाते हैं इसके अंदर? 2 पालियों के अंदर 4 कोष्ठ। और 4 कोष्ठ जो होते हैं वो किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं? 4 लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं 4 लघु बीजाणु। और ये 4 लघु बीजाणुधानी जो होती हैं इनमें समसूत्री और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप, समसूत्री और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? परागकणों का, परागकणों का निर्माण होता है। ठीक, जिन्हें हम क्या कह रहे थे? लघु बीजाणु, या फिर हम क्या कह रहे थे इनको? नरयुग्मक। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी संरचना या विकास के दौरान शुरुआत में जो परागकोश होता है, शुरुआत में जो परागकोश होता है वो अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह होता है। किसका होता है? अविभेदित कोशिकाओं का, अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। कैसी अविभेदित कोशिका है? अविभेदित समान कोशिकाओं का क्या होता है? ये समूह होता है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? आर्किस्पोर कोशिकाएं, या हम ये कह सकते हैं प्रेपशु कोशिकाएं, प्रेपशु कोशिकाएं। आर्किस्पोरियल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं। शुरुआत में जो लघु बीजाणुधानी होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो लघु बीजाणुधानी होती है जो परागकोश के अंदर होती है उसमें
विभेदित समान कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, उन कोशिकाओं को हम प्रेपसु कोशिकाएं कहते हैं। इन प्रेपसु कोशिकाओं के अंदर, इन आर्किस्पोरियल कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें हम लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का नाम रूप देते हैं। इससे पहले हम ये बात करते हैं कि जो आर्किस्पोरियल कोशिका होती है, ये दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। आर्किस्पोरियल सेल्स कितनी कोशिकाओं में विभाजित होती है? दो कोशिकाओं में विभाजित होती है विभाजन के फलस्वरूप। विभाजन के फलस्वरूप कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका? एक तो हमारे पास होती है भित्तीय पैराइटल, भित्तीय कोशिका, या हम ये कह सकते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, क्या बोल सकते हैं इनको हम? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल्स। दूसरी जो कोशिका होती है वो हमारे पास होती है प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिकाएं। प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिकाएं, इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोर जन्स सेल। माइक्रोस्पोरोजन्स सेल्स क्या बोल सकते हैं इनको हम? प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं, लघु बीजाणु जन कोशिकाएं, जिन्हें हम प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजन सेल्स कह सकते हैं। ये जो है, ये जो कोशिका है हमारे पास प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो होती हैं पराग कोश भित्ति का निर्माण करती है। पराग कोश भित्ति का निर्माण करती है, जबकि ये जो कोशिका होती है ये लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। लघु बीजाणुओं का निर्माण, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। देखिएगा अगेन दोबारा मैं बोल रहा हूं मैं, लघु बीजाणुधानी होती है, उसके अंदर अविभजित कोशिकाओं, समान अविभजित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे आर्कोस्पिरल कोशिकाएं या प्रेपसु कोशिकाएं कहते हैं। इन प्रेपसु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। इन कोशिकाओं में प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है नंबर 1, तो दूसरी होती है प्राथमिक लघु बीजाणुजनक कोशिका। पहली तो क्या होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी क्या होती है प्राथमिक लघु बीजाणुजनक कोशिकाएं होती है। प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका होती है उनसे किसका निर्माण होता है? परागकोश भित्ति का निर्माण होता है, एंकर वाल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एंकर वाल का निर्माण होता है। जबकि जो प्राथमिक लघु बीजाणुजनक कोशिका होती है उनसे लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो कि क्या कहला रहे हैं? परागकण, परागकण। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से बनने वाली पराग भित्ति का निर्माण। पराग भित्ति का निर्माण एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको बताऊं। ये हमारे पास इस प्रकार ये लघु बीजाणुधानी का चित्र है। इसके अंदर हमारे पास ये जो लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी के अंदर हमने दो बात की थी। लघु बीजाणुधानी के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं, एक तो भित्तीय कोशिकाएं, एक
एक तो क्या है भित्तीय कोशिका, और दूसरी जो हमने कोशिका बात की थी वो लघु बीजाणु जन कोशिका है, लघु बीजाणु जन कोशिका। कौन सी बात की थी? लघु बीजाणु जन कोशिका। भित्तीय जो कोशिका होती है किसका निर्माण करती है? भित्ति का, किसका? वाल का। और ये जो किसका निर्माण करती है? ये लघु बीजाणु का, लघु बीजाणु का। किसका निर्माण करती है? ये लघु बीजाणु का। हम यहाँ कहते हैं कि जो भित्ति जो होती है, इसके अंदर जो भित्ति होती है वो हमारे पास चार स्तरों से बनी होती है। भित्तीय कोशिका जो होती है या भित्तीय जो पराग भित्ति होती है, क्या कह सकते हैं? पराग भित्ति। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो ये जो वाल होती है कितने स्तरों से बनी होती है? 4 स्तरों से। सबसे पहला जो स्तर होता है वो होता है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। दूसरा होता है अधस त्वचा, अधस त्वचा जिसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तीसरा जो होता है मध्य स्तर, जिसे क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे इसको? मिडिल लेयर। और जो चौथा जो स्तर है वो है पोषुत्तक, पोषुत्तक या बोल सकते हैं टेपिटम। क्या बोल सकते हैं इसको? टेपिटम। बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है टेपिटम, पोषुत्तक। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य त्वचा, अधस त्वचा, मध्य स्तर, और लास्ट में जो सबसे अंदर जो स्तर होता है भित्ति का वो कहलाता है टेपिटम। क्या कहलाएगा वो? टेपिटम। यहाँ हमने भित्तीय कोशिकाओं को जो देखा, भित्तीय कोशिकाओं से क्या बन रहा है? भित्ति बन रही है। और भित्ति जो है उसको 4 स्तरों में डिवाइड किया गया, बाह्य त्वचा, अधस त्वचा, मध्य स्तर और पोषुत्तक, जिनको हम चित्र की सहायता से इस प्रकार बता रहे हैं। सबसे बाहर है बाह्य त्वचा, उसके जस्ट नीचे अधस त्वचा, जस्ट नीचे मध्य स्तर, और सबसे अंदर जो पार्ट है वो कहलाता है टेपिटम। क्या कहलाएगा? टेपिटम। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मिडिल लेयर, टेपिटम। नेक्स्ट इधर हम बात करते हैं दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं थी, प्रपशु कोशिकाओं से बन रही थी, जो लघु बीजाणु जन कोशिका होती है। इन लघु बीजाणु जन कोशिकाएं जो होती है ये इसके अंदर पाई जाती है, लघु बीजाणु जन कोशिका। इन लघु बीजाणु जन कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? परागकण, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लघु बीजाणु जन उत्तक कह सकते हैं, लघु बीजाणु कोशिका या उत्तक। और इनमें उपस्थित जो कोशिका होती है वो किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणु का निर्माण करती है, माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। माइक्रोस्पोर किसका निर्माण करेंगे? माइक्रोस्पोर। तो ये हम यहाँ पर हम अगर इसको डायग्रामेटिक देखें तो डायग्रामेटिक देखने के पश्चात हम ये देखते हैं कि लघु बीजाणु जन कोशिका है, लघु बीजाणु जन कोशिका। लघु बीजाणु जन कोशिकाएं जो होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं, लघु बीजाणु। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स, हमने भी आपको बताया कि परागकोश होता है, उसके अंदर लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। लघु बीजाणु धानी में अविभेदित समान कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिन्हें प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। प्रपशु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 प्रकार की कोशिकाएं या 2 प्रकार के उत्तक बनते हैं, जिन्हें हम भित्तीय कोशिका उत्तक या भित्तीय कोशिकाएं कह सकते हैं, और दूसरा कह सकते हैं हमें लघु बीजाणु जन कोशिकाएं। इनमें प्राथमिक बोलते हैं इनको प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिकाएं, प्राइमरी। ठीक, हमने ये कहा कि भित्तीय जो कोशिका होती है भित्ति का निर्माण करती है, पराग भित्ति का निर्माण करती है। पराग भित्ति जो होती है वो 4 स्तरों से बनी होती है, बाह्य त्वचा, अधस त्वचा, मध्य स्तर और पोषुत्तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं लघु बीजाणु जन कोशिकाएं। लघु बीजाणु जन कोशिका होती हैं, उनसे लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और जिन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर या फिर परागकण। क्या कहते हैं? परागकण, परागकण।
ठीक है। यहाँ पर ये जो इसी प्रकार ये भी संरचना पाई जाती है, इस प्रकार ये लघु बीजाणु धानी भी इस प्रकार पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये परागकोश का क्या था, एक अंतरस्थ काट था, और अंतरस्थ काट काटने पर देखते हैं कि यहाँ ये जो है संयोजित होता है, इसका ये संयोजित तब क्या करता है, चारों लघु बीजाणु धानी जो होती है उनको जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, अब हम वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, बाह्य त्वचा की, अधस्थ त्वचा की, मध्यस्तर, टेपिटम, लघु बीजाणुजन कोशिकाएं और लघु बीजाणु का निर्माण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां से मैं आपको डायग्राम को थोड़ा सा रहने देता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ। सबसे जो पहला स्तर है पराग भित्ति का, पराग भित्ति की संरचना में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। क्या है एपिडर्मिस? एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर यानी कि सबसे बाहर, सबसे बाहरी परत। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य है इसका? सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, दूसरे नंबर की बात करते हैं वो है अधस्थ त्वचा, अधस्थ त्वचा बोले तो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस क्या बोलेंगे इसको? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होती है वो भी क्या होती है, एक स्तरीय होती है। कैसी होती है? एक स्तरीय परत होती है। एक स्तरीय परत मतलब एक कोशिकीय यूनिसेलुलर परत होती है, जस्ट बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाती है। इसकी कोशिकाओं की खास विशेषता है कि इन कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोजिका जमा होता है, अल्फा सेलुलोजिका जमा होता है, जिसके कारण कुछ पट्टिकाएं बन जाती हैं, जिसके कारण क्या बन जाती है? कुछ पट्टिकाएं बन जाती हैं। ये पट्टिकाएं आर्द्रता ग्राही होती हैं, ये पट्टिकाएं आर्द्रता ग्राही होती हैं। यहाँ पर मैं मिटा दूँ इसको, यहाँ से देख लेते हैं तो थोड़ा सा और डिटेल में, इंपॉर्टेंट लेयर से